नमस्कार मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं यूनानी भूगोलवेताओं के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है परीक्षा के दृष्टिकोण से, और यहाँ से 2 से 3 प्रश्न आसानी से पूछे जाते हैं, हर बार पूछे जाते हैं। तो हम बात कर रहे हैं क्योंकि रोमन के बारे में हमने अध्ययन कर लिया है, और रोमन और यूनानी दोनों भूगोलवेताओं को अगर मिला दिया जाए तो 5 से 6 क्वेश्चन हर बार फर्स्ट ग्रेड के अंदर आते हैं। और बात की जाए अगर नेट की, तो वहाँ तो प्रश्न अगर कई बार पेपर का जो स्टैंडर्ड जो होता है वो लगभग यहाँ इसके ऊपर आसपास ही घूमता हुआ नजर आता है। हर बार उनका कहीं ना कहीं पेपर सेटर जो होता है उनका तरीका चेंज होता है, और काफ़ी बार देखा गया है कि इन भूगोलवेताओं के बारे में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है वीडियो। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यूनानी भूगोलवेताओं के बारे में। तो यूनान का जो समय जो काल था वो कहीं ना कहीं 600 ईसा पूर्व से लेकर के 300 ईस्वी तक का जो काल था वो यूनान का श्रवण काल कहा जाता है। यानी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न बन गया यहाँ पर कि यूनान का श्रवण काल या ग्रीक का श्रवण काल किसे कहते हैं। तो ये श्रवण काल का समय जो है वो क्या है, 600 ईसा पूर्व से लेकर के 300 ईस्वी तक का काल है। व्यवस्थित भूगोल पर सर्वाधिक इन्होंने लिखा, यानी व्यवस्थित भूगोल को इन्होंने अधिक महत्व दिया या अधिक लिखा। इस पर व्यवस्थित भूगोल किसकी देन है, तो यूनानियों की ही देन है व्यवस्थित भूगोल। आपको याद रखना है कि व्यवस्थित भूगोल का अध्ययन का श्रेय किसको दिया जाता है, तो यूनानियों को ही दिया जाता है व्यवस्थित भूगोल का श्रेय। इसके अलावा हम बात करें तो इन्होंने सांस्कृतिक भूगोल की बात करें या भू आकृति भूगोल की बात करें, इन्होंने सर्वाधिक किसी पर योगदान दिया तो भू आकृति विज्ञान और जलवायु विज्ञान। भू आकृति विज्ञान व जलवायु विज्ञान पर महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके साथ साथ जो था वो खगोलीय विज्ञान की बात करें, खगोलीय विज्ञान में भी इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। इनके अलावा हम बात करें तो गणितीय भूगोल में भी यूनानियों का विशेष योगदान रहा है। खगोलीय भूगोल की बात हम करें कि खगोलीय भूगोल में इनका विशेष योगदान रहा, और इसके अलावा गणितीय भूगोल में भी इनका विशेष योगदान रहा है। खगोलीय भूगोल और गणितीय भूगोल में इनका योगदान है वो विशेष रहा है। तो आपको याद रखना है यूनानी भूगोलवेताओं का श्रवण काल 600 ईसा पूर्व से लेकर के 300 ईस्वी तक का था। यूनान का श्रवण काल जिसे कहा जाता है। व्यवस्थित भूगोल पर सर्वप्रथम किसी ने फोकस किया तो यूनानियों ने किया। श्रेय व्यवस्थित भूगोल का किसी को दिया जाता है तो वो यूनानी भूगोलवेताओं को ही दिया जाता है। खगोलीय भूगोल और गणितीय भूगोल पर इन्होंने अधिक फोकस किया। इससे पहले भू आकृति विज्ञान और जलवायु विज्ञान पर इन्होंने विस्तृत वर्णन प्रस्तुत किया। यानी भूगोल किसी की सर्वाधिक भूगोल में देन मानी जाए तो यूनानी भूगोलवेताओं को अगर कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसके अलावा हम बात करें यूनान के अंदर सिकंदरिया में एक प्रयोगशाला बनाएगी। सिकंदरिया में एक प्रयोगशाला बनाएगी भूगोल की। यूनान के सिकंदरिया में भूगोल की प्रयोगशाला बनाएगी, जिसमें इरोटोस्थनीज और हिप्पारकस नामक विद्वानों ने अपने लेखनी को प्रस्तुत किया। इसी सिकंदरिया के अंदर किसने, इरोटोस्थनीज ने और हिप्पारकस ने अपने ग्रंथों को इसके अंदर शामिल किया या फिर अपने लेखनी को यहाँ पर प्रस्तुत किया। तो यानी सिकंदरिया के अंदर इन्होंने पुस्तकालय की जो स्थापना की है गई है, इसके अंदर ही इनके विचारों को अधिक इरोटोस्थनीज और हिप्पारकस के विचार कहाँ पर अधिक मिले हैं, तो सिकंदरिया की प्रयोगशाला में ही अधिक मिले हैं, जो कि विश्व की प्रथम प्रयोगशाला के नाम से भी जानी जाती है। अब हम बात करें तो इन भूगोलवेताओं के बारे में, तो
मुख्य मुख्य बातें सबसे पहले हमने बात कर ली कि यूनानी भूगोलवेताओं का स्वर्णकाल कब कहा जाता है, आप बता सकोगे। 600 से लेकर के 300, 600 ईसा पूर्व से लेकर के 300 ईस्वी तक का काल यूनान को का स्वर्णकाल कहा जाता है। व्यवस्थित भूगोल का श्रेय किसी को दिया जाता है तो यूनानियों को दिया जाता है। भू आकृति विज्ञान और जलवायु विज्ञान में इनका महत्वपूर्ण योगदान था, लेकिन खगोल विज्ञान और गणितीय भूगोल में भी इन्होंने अपना योगदान दिया। और यूनान के सिकंदरिया में एक प्रयोगशाला की स्थापना की गई जिसमें इरोटोस्नीस और हिप्पारकस के ग्रंथों का संकलन यहाँ पर मिलता है। विश्व की से प्रथम प्रयोगशाला भी कहा जाता है। इसके अलावा हम बात कर रहे हैं सबसे पहले विद्वान जो थे यूनान के, वो होमर थे। यानी परीक्षा में काफ़ी बार पूछ लिया जाता है प्रथम यूनानी विद्वान, तो वो कौन थे? होमर थे। हालांकि इनके जीवन काल के बारे में 900 ईसा पूर्व की बातें की जाती है। तो होमर की बात अगर की जाए तो होमर का जो मानना था वो इस प्रकार से था कि सागर पृथ्वी जो है वो सागर सरिताओं से घिरी हुई है। पृथ्वी कैसी है? तो पृथ्वी सागर सरिताओं से घिरी हुई है। किससे घिरी हुई है? सागर सरिताओं से घिरी हुई है। ये किसी ने कहा है? तो किसने कहा है? होमर ने कहा है। होमर ने बताया कि पृथ्वी सागर सरिताओं से घिरी हुई है और पृथ्वी यानी सूर्य का उदय जो है वो कहाँ से होता है? तो सागर सरिताओं से ही होता है और अस्त भी कहाँ हो जाता है? सागर सरिताओं में हो जाता है। यानी उनका जो मानना था वो कहीं ना कहीं यही था कि सागर सरिताओं से सूर्य निकलता है और सूर्य का जो अस्त जो होना है वो भी कहीं ना कहीं सागर सरिताओं में हो जाता है। सूर्य उदय जो है वो किससे होता है? सागर सरिताओं से। और अस्त भी किस में हो जाता है? तो सागर सरिताओं में ही अस्त हो जाता है। आकाश जो है वो कहीं ना कहीं बड़े बड़े खंभों पर टिका हुआ है। ये किसने कहा? होमर ने कहा। आकाश है वो किस पर टिका हुआ है? बड़े बड़े खंभों पर टिका हुआ है। बड़े बड़े खंभों पर टिका हुआ है। ये किसने कहा? होमर ने। होमर की महत्वपूर्ण दो कृतियां हैं, इलियड और ओडेसी नामक महत्वपूर्ण कृति है। इलियड और ओडेसी, इलियड व ओडेसी। यानी होमर से संबंधित अगर परीक्षा में कोई बात पूछी जाती है तो नंबर 1 पर बात आती है इलियड और ओडेसी के बारे में। दूसरी पृथ्वी की सागर सरिताओं से घिरी हुई इसके बारे में। और सूर्य उदय और अस्त कहाँ से होता है? सागर सरिताओं से उदय होता है, अस्त भी सागर सरिताओं में हो जाता है। इसके अलावा आकाश बड़े बड़े खंभों पर टिका हुआ है। ये बात भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण है किसकी? होमर की। होमर ने इसके अलावा कोई महत्वपूर्ण कोई बात कही तो चारों दिशाओं से आने वाली 4 हवाओं के बारे में बात कही। यानी होमर की महत्वपूर्ण कोई विशेष बात थी पुस्तकों के अलावा तो क्या थी? चारों दिशाओं से 4 हवाओं की बात इन्होंने की। तो हवा के बारे में बात की है इन्होंने। तो इसमें उत्तर की बात करें, दक्षिण की बात करें, पश्चिम की बात करें और पूर्व की बात करें। उत्तर से आने वाली हवा के बारे में इन्होंने जो बताया वो बोर्श को बताया। क्या बताया? बोर्श नामक हवा जो कि उत्तर से आती है। नॉर्थ नामक हवा जो है वो कहाँ से आती है? दक्षिण से आती है। इसके अलावा बात की इन्होंने पश्चिम से आने वाली जेफ्रस नामक हवा जो है वो कहाँ से आती है? पश्चिम से आती है। और जेफ्रस के अलावा पूर्व से आने वाली हवा को हायूरस इन्होंने कहा है। हायूरस इन्होंने कहा। यानी 4 प्रमुख हवाओं के नाम आपको याद रखने हैं जो कि चारों दिशाओं से यानी उत्तर से आने वाली हवा को उन्होंने बोर्श नाम दिया, दक्षिण से आने वाली को नॉर्थ नाम दिया, पश्चिम से आने वाली को जेफ्रस और पूर्व से आने वाली को हायूरस नाम दिया। ये 4 हवाओं के बारे में इन्होंने बताया। ये इतना अगर आपको होमर के बारे में याद रहता है तो बहुत अधिक है, ये काफ़ी है, पर्याप्त है। ये अपने फर्स्ट ग्रेड की बात करें या नेट की बात करें एग्जाम के लिए काफ़ी है ये तथ्य। होमर की बात हमने की है जो कि प्रथम यूनानी भूगोलवेता थे। इन्होंने 2 पुस्तकें लिखी, इलियड व ओडेसी के बारे में। और इसके अलावा
पृथ्वी सागर व श्रीताओं से घिरी हुई के बारे में इन्होंने बताया। सूर्य का उदय श्रीताओं से होता है और अस्त भी श्रीताओं में हो जाता है, इसके बारे में इन्होंने बताया। इसके अलावा आकाश बड़े बड़े खंभों पर टिका हुआ है, इसके बारे में भी इन्होंने बताया है। और 4 हवाओं के बारे में बताया। ये अगर तथ्य आपको याद रहते हैं तो बहुत अधिक यानी पर्याप्त है ये। इसके अलावा दूसरे भूगोलवेता की बात करते हैं, यूनानी दूसरे भूगोलवेता के बारे में, तो जो कौन से हैं, थेल्स है। क्या नाम है जिनका? थेल्स नाम है। थेल्स बहुत अधिक महत्व रखते हैं। गणितीय भूगोल का इन्हें पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो गणितीय भूगोल का इन्हें पिता कहा जाता है। गणितीय भूगोल का पिता इन्हें कहा जाता है। सर्वप्रथम इन्होंने पृथ्वी का मापने का प्रयास किया। सर्वप्रथम इन्होंने क्या किया? तो सर्वप्रथम इन्होंने पृथ्वी को मापने का किसने प्रयास किया? तो किसने किया? थेल्स ने किया। सर्वप्रथम पृथ्वी को मापने का किसी ने प्रयास किया है तो वो थेल्स ने ही किया है। थेल्स ने ही किया है। इन्होंने सर्वप्रथम आयोनियस दर्शन की स्थापना की। सर्वप्रथम इन्होंने क्या की? आयोनियस दर्शन की स्थापना की। सर्वप्रथम इन्होंने आयोनियस दर्शन की स्थापना की। महत्वपूर्ण तथ्य आपको बताए जा रहे हैं। गणितीय भूगोल का इन्हें पिता कहा जाता है। थेल्स को पृथ्वी को मापने का प्रथम प्रयास किसने किया? तो किसने किया? थेल्स ने किया। आयोनियस दर्शन की स्थापना इन्होंने की है। और ज्यामितीय प्रमेय का इन्हें जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ज्यामितीय प्रमेय का इन्हें पिता कहा जाता है या जनक कहा जाता है। यानी ज्यामितीय प्रमेय का जनक किसे कहा जाता है? तो थेल्स को कहा जाता है। ये आपको याद रखना है कि ज्यामितीय प्रमेय का जनक किसे कहा जाता है? तो थेल्स को कहा जाता है। इनका मानना था कि पृथ्वी का आकार कैसा है? तो तस्तरी नुमा है। पृथ्वी का आकार इन्होंने कैसा बताया? पृथ्वी का आकार कैसा बताया? तो तस्तरी नुमा बताया। तस्तरी नुमा बताया। और कहीं ना कहीं जो पानी पर तैर रही है, क्या है? पानी पर तैर रही है। पृथ्वी का आकार उन्होंने तस्तरी के समान बताया। तस्तरी आपने देखी होगी कि बीच से उभरी हुई और किनारों से जो कि बिल्कुल सिकुड़ी हुई, यानी उभार कहाँ पर? जैसे भूमध्य रेखा पर उभार, जो बात कहना कि सत्य निकलती है। पृथ्वी का आकार उन्होंने तस्तरी नुमा बताया। पानी पर जो तैर रही है इसके बारे में इन्होंने बताया। और इन्होंने अपने पहले बात की, गणितीय भूगोल का इन्हें पिता कहा जाता है। पृथ्वी को मापने का प्रथम इन्होंने प्रयास किया। आयोनियस दर्शन की स्थापना की। ज्यामितीय प्रमेय का इन्हें जनक या पिता कहा जाता है। पृथ्वी का आकार इन्होंने कैसा बताया? तो तस्तरी नुमा इन्होंने बताया है। ज्यामितीय के कई सिद्धांत भी इन्होंने प्रस्तुत किए हैं। ज्यामिति के कई सिद्धांत इन्होंने प्रस्तुत किए हैं। ज्यामिति के कई सिद्धांत भी इन्होंने प्रस्तुत किए हैं। और ज्यामितीय प्रमेय का पिता इसीलिए ही कहा जाता है क्योंकि उन्होंने कई प्रकार के सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। ये महत्वपूर्ण तथ्य थे थेल्स से संबंधित, जो कि सबसे पहले हमने बात की यूनानी भूगोलवेता के बारे में, कौन से? होमर के बारे में। दूसरी हमने बात की है थेल्स के बारे में। थेल्स के बाद हम बात करने वाले हैं अनेक्जिमेंडर के बारे में, जो कि थेल्स का शिष्य रहा है। हम बात करेंगे किसके बारे में? अनेक्जिमेंडर के बारे में, जो कि थेल्स का शिष्य रहा है। कौन? अनेक्जिमेंडर। अनेक्जिमेंडर जो है वो थेल्स का शिष्य रहा है। शिष्य है ये इसका, थेल्स का। और गणितीय भूगोल का पिता थेल्स के साथ साथ अनेक्जिमेंडर को भी माना जाता है। अगर बाय द वे थेल्स का नाम नहीं आता है और अनेक्जिमेंडर का नाम आपको सामने आता है तो आप
बिना संकोच किए टिक लगा सकते हो, क्योंकि थेल्स के साथ साथ इनके शिष्य एनेक्सीमेंडर ने भी इस पर कार्य किया। इसीलिए थेल्स और एनेक्सीमेंडर दोनों को क्या माना जाता है, गणितीय भूगोल का पिता माना जाता है। तो इन्होंने ब्रह्मांड विज्ञान को विकसित किया। किसको किया, तो इनका मुख्य योगदान जो था ब्रह्मांड विज्ञान को विकसित करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। किसका, एनेक्सीमेंडर का। इनका जीवन जो काल था वो 610 से लेकर के 545 ईसा पूर्व का था। 610 से लेकर के 545-46 ईसा पूर्व तक इनका जीवन काल रहा है। एनेक्सीमेंडर का ब्रह्मांड विज्ञान के बारे में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया और इनको विकसित किया और अनेक प्रकार के निबंध लिखे, जिसमें ब्रह्मोत्पत्ति सिद्धांत व नक्षत्रों का दर्शन है मिलता है। यानी ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधित और नक्षत्रों उत्पत्ति और नक्षत्रों का ज्ञान अगर कहीं से मिलता है तो इनके निबंधों से मिलता है। इनके निबंधों से, तो एनेक्सीमेंडर के निबंधों से ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित वह नक्षत्रों की जानकारी हमें मिलती है। इसके बाद हम बात करें, एनेक्सीमेंडर वो प्रथम विद्वान था जिसने कुछ विशिष्ट मापकों के आधार पर विश्व का मानचित्र बनाया। यानी विशिष्ट मापक के आधार पर उन्होंने क्या किया, विश्व के मानचित्र को बनाया। विश्व के मानचित्र को बनाने का इन्होंने प्रथम प्रयास किया विशिष्ट मापकों के आधार पर। इसके अलावा हम बात करें, एनेक्सीमेंडर जो थे वो भूमध्य सागर के तटीय भाग तथा दक्षिण एशिया के कुछ भाग इसमें सम्मिलित करता है। यानी भूमध्य सागर वो के तटीय भागों की बात की गई है, या अन्य प्रकार से एशिया के कुछ भागों के इन्होंने इसमें शामिल किया है। एनेक्सीमेंडर ने एक नोमोन नामक यंत्र की भी स्थापना किया, बनाया। क्या बनाया इन्होंने, तो नोमोन नामक यंत्र किसने बनाया, तो एनेक्सीमेंडर ने बनाया। काफ़ी बार ये परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि एनेक्सीमेंडर ने किस यंत्र की स्थापना की, तो नोमोन नामक यंत्र की स्थापना की, जिससे इन्होंने पृथ्वी के मापन में प्रयोग किया। यानी इन्होंने देशांतरों नोमोन की सहायता से ही देशांतरों को निश्चित करने का प्रयास किया। यानी नोमोन की सहायता से इन्होंने क्या किया है, तो देशांतरों को निश्चित करने का इन्होंने प्रयास किया है। इसके अलावा हमने बात कर ली है कि इन्हें गणितीय भूगोल का क्या कहा जाता है, तो संस्थापक कहा जाता है। इसके अलावा हमने बात की है कि इन्हें पृथ्वी गोल है और उसके चारों तरफ सागर सीताओं से घिरी हुई। ये बात कौन बोल रहा है, एनेक्सीमेंडर भी बोल रहा है कि पृथ्वी क्या है, गोल है और उसके चारों तरफ सागर का विस्तार क्षेत्र है। यानी पृथ्वी गोल है, पृथ्वी क्या है, गोल है और चारों तरफ क्या है, चारों तरफ सागर है। यानी विशाल सागर है चारों तरफ। पृथ्वी का आकार है वो गोल बताया है। किसने बताया, एनेक्सीमेंडर ने भी बताया कि पृथ्वी गोल है और चारों तरफ क्या है, उसके सागर ही सागर है। ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जो कि हमने अब तक 3 विद्वानों के बारे में अध्ययन किया है। वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है तो कोशिश करेंगे कि इसे 2 और 3 पार्टों में यूनानी भूगोलवेताओं को पूर्ण कर लिया जाए। थैंक यू, धन्यवाद।